गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 20 अक्टूबर 2023 है। तो चलिए आज के इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कोट है, एक प्रोवर्ब है जो जापान में इस्तेमाल की जाती है, दैट इज फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। अगर आप 7 बार गिरते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगर आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल के एफर्ट की बात कर रहे हो तो आप इस प्रोवर्ब को कोट कर सकते हैं कि आप कितनी ही बार क्यों ना फेल हो जाएं, आपको उठना चाहिए और वापस से अपने एफर्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी यही चीज लागू होती है। आपको लगातार डिस्पाइट योर फेल्योर्स उठना होगा और मेहनत करते रहना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमें बहुत सारे आर्टिकल्स आज डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि हेडलाइंस में क्या है। यहां पर देखिए, हमास और इसराइल के बीच का जो वॉर चल रहा है वो लगातार हर दिन हेडलाइंस क्रिएट कर रहा है। लगभग 2 मिलियन लोग ट्रैप्ड हैं गाजा में, जबकि इसराइल का अटैक कंटिन्यूड है। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आप ये गाजा स्ट्रिप को ऐसे देखो तो जो नॉर्थ का हिस्सा है, यहां से इसराइल ने बोला था कि सब लोग छोड़ के साउथ में चले जाओ, और साउथ को उन्होंने बोला था कि ये सेफ जोन है। तो ऐसा समझ में आ रहा था जैसे यहां पे हमला नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि वो अटैक यहां साउथ में भी कर रहे हैं। अब एक अपार्टमेंट को हिट किया गया जिसमें कम से कम 12 लोगों की जान गई, दैट वाज इन साउथ। साउथ में जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास खाने को खाना नहीं है, वो इन जनरल एक टाइम का खाना ही अवेल कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम उनके पास पीने को गंदा पानी है। बहुत एफर्ट के बाद यूएसए ने भी इंटरवीन किया, तब जाके जो इजिप्ट यहाँ से जो एड है, मदद है, वो दे पा रहा है, पहुंचा पा रहा है। अब मन में एक सवाल आता है कि जब यहाँ पे इतने सारे लोग फंसे हैं, लगभग 2 मिलियन लोग, तो वो लोग इजिप्ट में साइड में या फिर जॉर्डन में क्यों नहीं चले जाते? ये सवाल फिर भी मन में रहता है। इस सवाल के जवाब के लिए हम एक पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन द एंड ऑफ दिस सेशन। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो जा चुका है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो थोड़ी देर के लिए आके टिकेगा, जिसे हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। तो मानसून के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस को आप खंगालेंगे तो वहाँ पे वही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके लिए वो ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, और जो अभी हॉस्पिटल पर अटैक किया गया उस पर इंडिया ने डिसअपॉइंटमेंट भी शो करी हुई थी। तो ये भी बातें मोरलेस आपको इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइंस में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट द डेविल कॉमेट। एक कॉमेट है जो आने वाले 11 महीनों में धरती से टकरा सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में कहा गया है कि 79% चांसेस हैं कि यह धरती से टकराएगा। क्या है ये डेविल कॉमेट और इसके बारे में जो प्रोजेक्शंस हैं वो क्या हैं, आइए इसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करते हैं। नाउ, डेविल कॉमेट जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, वो अर्थ की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। 2024 तक तो ये धरती के नजदीक नहीं आएगा, लेकिन 2024 में आप इसे बिल्कुल साफ आंखों से देख पाएंगे। 2024 में ये आपके लिए विजिबल हो जाएगा। साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है कि जो कॉमेट है वो अर्थ की ओर आ रहा है। नासा ने अपनी स्टडी में इस चीज को रिवील किया है, और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि इसका साइज 1/2 है उस साइज के एस्ट्रॉइड से जो कभी धरती पर क्रिटेशियस एरा में टकराया था, और उसने दुनिया के डायनासोर्स की पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। तो है क्या ये डेविल कॉमेट? इसे 12P या पॉन्स ब्रूक्स भी नाम दिया गया है। रिसेंट ऑब्जर्वेशंस में यह पाया गया है कि ये इरप्टिंग और एक ऐसा कॉमेट है जिसमें हमें 2 हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। मतलब जब ये इरप्शन करता है गैसेस का या फिर आइस का, वाटर का, तो सींग बन जाती है, एक हॉर्न बन जाता है। तो इससे ऐसा लगता है जैसे ये कोई राक्षस है जो धरती की ओर चला आ रहा है, और यही कारण है कि इसे नाम दिया गया। देखो, राक्षस के चक्कर में उन्हें खरगोश बना दिया यहाँ पे। खैर, ऐसा लगता है कि ये कोई राक्षस है जो धरती की ओर चला आ रहा है, इसीलिए इसका नाम डेविल कॉमेट रखा गया है। जो कॉमेट है वो 30 किलोमीटर वाइड है, और इसे एक क्रायो वॉल्केनो भी कहा जा रहा है। क्रायो वॉल्केनो, देखो वॉल्केनो में क्या होता है, इरप्शन होता है। और जो कॉमेट होते हैं ना, ये वैसे तो रॉक के स्ट्रक्चर होते हैं, बट इसमें खूब सारी गैसेस होती हैं और आइस होती है, बर्फ होती है। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं और गैसेस हैं उनको इरप्ट करते रहते हैं, और इनके इरप्शन से ना एक टेल लाइक स्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखता है, इसीलिए इसको कॉमेट बोलते भी हैं। और कई बार जो टेल लाइक इरप्शन हमें देखने को मिल रहा है उसमें इरप्शन कुछ डिवाइडेड है, और ऐसा लग रहा है जैसे 2 सींग बनी हुई है, और यहीं से इसका नाम भी ड्राइव होता है। तो क्रायो वॉल्केनो कोई भी ऐसा वॉल्केनो होता है जो वाटर, अमोनिया और मीथेन लगातार इरप्ट करता रहता है, तब भी जबकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो। इवन जो फ्रीजिंग टेम्परेचर से माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना, वहां पे भी इरप्शन करते रहते हैं। तो इसी तरीके का क्रायो वॉल्केनो ये भी है जो लगातार इरप्शन कर रहा है। जो डेविल कॉमेट है इसके यूनिक फीचर्स हैं, स्ट्रेंज शेप है, और इसीलिए इसका कंपैरिजन साइंस फिक्शन जो स्पेस क्राफ्ट हुआ करता था स्टार वॉर्स मूवी में फाल्कन, उससे भी किया जा रहा है।
तो देखो 79% चांसेस जरूर बताए जा रहे हैं कि धरती से आकर टकराएगा, बट ये पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे नजदीक आएगा उम्मीद है कि घटती जाएगी और 2024 में हो सकता है कि धरती के नजदीक से गुजरे और टकराए ना। टकराने की पॉसिबिलिटी वैसे फिर भी कम ही रहेगी, क्योंकि अभी तो ये काफी दूर है ना, और एक बार ये धरती से गुजर जाएगा तो बहुत दिनों तक वापस नजर भी नहीं आएगा। तो कॉमेट 12P जो है, इसका जो कोर है उसमें आपको गैस, डस्ट और आइस मिलेगी। नोटेबली इसमें ज्यादा आइस और गैस है कंपैरिजन टू बाकी के अदर कॉमेट्स। अगर आप देखोगे तो 12P ने अभी सेकेंड टाइम अपना इरप्शन शो किया है। पहला इरप्शन 20 जुलाई के आसपास हुआ था, इसमें जब साइंटिस्ट इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। जो हॉर्न लाइक एमिशन है, सींग की तरह जो इसका इरप्शन या एमिशन हो रहा है, जो एमिशन का स्ट्रक्चर है वो 7000 गुना बड़ा होता है जितना कि खुद का कॉमेट का साइज है। मतलब जब इरप्शन होता है तो वो स्पेस में बहुत दूर तक फैल जाता है, तो इसे बड़ा दिखने लग जाता है, हालांकि इतना बड़ा ये खुद है भी नहीं। एस्ट्रोनॉमर जीन लुइस पॉन्स ने इस कॉमेट को 12 जुलाई को 1812 में डिस्कवर किया था। मतलब इस कॉमेट के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। अब ये धरती के नजदीक से गुजरने वाला है, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न समझ में आ रहा है। ये जो कॉमेट है ये 20 नोन कॉमेट्स में से है जिनके पास आइस वॉल्केनोज हैं और यहां से ये गैसेस का इरप्शन करते रहते हैं। अगर हम डेविल कॉमेट के बारे में देखें तो देखो कोई इमीडिएट कोलिजन का कंसर्न तो है नहीं। ये धरती के पास पहुंचेगा भी तो लगभग 11 महीने बाद, यानी कि 2024 में पहुंचेगा। अब 2024 में कोलिशन के कितने चांसेस हैं, शुरू में तो साइंटिस्ट ने बताया कि 79% चांसेस हैं, लेकिन ये भी कहा कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये क्लोज आएगा ये चांसेस घटते जाएंगे। 2024 में जो कॉमेट है, अगर ये एक बार धरती के पास से गुजर गया तो फिर ये 2095 तक वापस नजर नहीं आएगा और बहुत दूर चला जाएगा। हो सकता है उसके बाद ये वापस से हमें दिखे। तो ये तो पूरा डेविल कॉमेट के बारे में हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल्स भी आप समझो। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो आपके यूनिवर्स में तैर रहा है। चंक ऑफ आइस होता है इसमें डस्ट होती है और खूब सारी गैसेस होती हैं। और जब भी ये सन के नज़दीक पहुंचते हैं तो इनके जो गैसेस होते हैं, जो आइस होते हैं, वो इवेपोरेट होके स्पेस में ऐसे इरप्ट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इससे ऐसा लगता है जैसे इसमें एक पूंछ निकल आई है, तो इसको इसलिए कई बार पुच्छल तारा भी बोलते हैं। तो ये साइज में 10 किलोमीटर का इनका न्यूक्लियस हो सकता है और इनका जो कोमा होता है, जो ये इरप्शन करते हैं, वो 1000 किलोमीटर वाइड हो सकता है, इसलिए इनका साइज बहुत बड़ा दिखता है। अगर आप मेटेरॉइड की बात करो तो मेटेरॉइड देखो एक पीस ऑफ रॉक होता है, एक चट्टान होता है जिसमें आइस भी होती है, मेटल्स भी होते हैं और ये स्पेस डस्ट से बना होता है। इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, ये 10 म्यू मीटर से लेकर 1 मीटर तक वाइड हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं। अगर आप मेटेरॉइड और एस्ट्रॉइड में कंपैरिजन करो तो मेटेरॉइड और एस्ट्रॉइड में साइज का अंतर होता है। एस्ट्रॉइड बड़े होते हैं, एस्ट्रॉइड 1 मीटर से 100 किलोमीटर तक वाइड हो सकते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, जबकि मेटेरॉइड बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं मेटेओर की। जैसे ये मेटेरॉइड जो है, अगर ये हमारी धरती के भीतर हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन में आ गया तो जब ये आपको अर्थ के स्काई में दिखेगा तो आप इसको मेटेओर बोलोगे, और जब ये खूब सारे गिरने लग जाते हैं तो हम लोग उसको मेटेओर शावर भी बोलते हैं। वैसे तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाते हैं, जो कि बड़े छोटे होते हैं, लेकिन कई बार ये सर्वाइव कर जाते हैं और धरती से आके टकरा जाते हैं। तो जब ये टकरा जाते हैं तब इनको मेटेओराइट बोलते हैं। तो जब ये यूनिवर्स में है तो मेटेरॉइड है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गए तो मेटेओर बन गए, और जब ये धरती से टकरा गए तो मेटेरॉइड बन गए। और एस्ट्रॉइड टकराएगा तो भाई बहुत बुरा होगा, तो वो ना टकराए तो अच्छा है, ठीक है। या कॉमेट्स वगैरह भी काफ़ी बड़े होते हैं, तो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स ना टकराएं तो ज़्यादा अच्छा है। बोलाइट एक्चुअली में वो होते हैं जिनकी लाइट बहुत ब्राइट होती है, फायरबॉल की तरह ये धरती पे आपको दिखेंगे। और देखो फायरबॉल तो खैर एक दूसरा टर्म है, जिसमें कोई भी जो मेटेओर आपको दिख रहा है वो कम से कम इतना ब्राइट हो जितना कि वीनस, तब उसको फायरबॉल बोलते हैं। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, डिस्कस करना जरूरी था फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल, तो मैंने बता दिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो डोमेस्टिक हाइड्रोजन इक्विपमेंट के बारे में है। अभी ये बोला गया है कि 2030 तक जो डोमेस्टिक हाइड्रोजन इक्विपमेंट का मार्केट है इंडिया का, वो $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडस्ट्री बॉडी है इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, IH2A। इन्होंने ये बोला कि इंडिया का जो डोमेस्टिक हाइड्रोजन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस मार्केट है वो हो सकता है कि 2030 तक 45 से $50 बिलियन तक पहुंच जाए। इंडिया अपना जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट इक्विपमेंट मार्केट है उसको एसेस कर रहा है। इसमें हम एसेस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स को और बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट को। देखो होता क्या है, फंडामेंटली समझो कि अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल बनाना चाहते हैं तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एबंडेंस में पाया जाने वाला कंपाउंड है जो हमें पूरे यूनिवर्स में मिलता है। ये हर जगह मिल जाएगा, स्टार्स में मिल जाएगा, प्लैनेट्स में मिल जाएगा, धरती में आपको पता है, पानी में आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, बिकॉज दैट इज कंपोज्ड ऑफ H2A, H2O, H2A कहाँ से आ गया भाई, H2O। अब देखो पानी में H2O जो है, यहाँ से आप H2 निकाल सकते हो और इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल कर सकते हो, लेकिन आपको पानी में से
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए चाहिए होगी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे इन जनरल हम जो कोल है उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अगर आपने कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाया और उसकी मदद से आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया, तो आपको हाइड्रोजन फ्यूल तो मिल जाएगा, लेकिन आप उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए मतलब इस हाइड्रोजन को पाने के लिए ही आपने काफी पोल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए तो आप पानी में से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए ऐसी बिजली इस्तेमाल करो जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट ना करती हो। यानी कि आप या तो सोलर पावर का इस्तेमाल करो या विंड पावर का इस्तेमाल करो। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम सोलर पावर या विंड पावर से बनाते हैं बिजली, और जो बिजली हमें मिलती है हम उसे सबसे पहले कर लेते हैं स्टोर करने के बाद उस बिजली को इस्तेमाल किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइजर में। तो जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है उसमें पानी को रखा जाता है, एनोड और कैथोड लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो पानी है उसमें जब बिजली को डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाते हैं अलग। तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एज ए फ्यूल मिल जाता है और आप उसे कर लेते हो स्टोर करने के बाद उसकी जहां भी जरूरत है, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, आप उसका वहां पे इस्तेमाल कर लेते हो। अब आप देखो, तो सबसे पहले तो आपको एक इलेक्ट्रोलाइजर का पूरा सेटअप चाहिए होता है अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बनाना चाहते हो तो। अभी जो पूरा सेटअप है ना, इसमें बनाने में पूरा आपको इक्विपमेंट चाहिए और इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा आपको। एट द सेम टाइम आपको ये पूरा स्ट्रक्चर सेटअप भी चाहिए, मतलब ग्रीन बिजली को तैयार करना, उसे स्टोर करना और उसके बाद जो फ्यूल आपने रेडी किया है उसे ट्रांसपोर्ट करके उस जगह तक पहुंचाना जहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये पूरा जो इंफ्रा है आप देख रहे हो, ये पूरा एक सप्लाई चेन डेवलप होता है, इसका पूरा मार्केट है। मतलब इन चीजों को आपको मैन्युफैक्चर करना होगा, तब जाके ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो तेज हो पाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर का पूरा सेटअप है, हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी तेज करना होगा और इसके अलावा ये जो पूरा बेसिक इंफ्रा है हमें इसके ऊपर भी काम करना होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइजर हैं हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और जो बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट है, बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट यही पूरे इक्विपमेंट हैं जो इस पूरे चेन में शामिल होते हैं। ठीक है, तो हमें इनके ऊपर भी काम करना होगा फंडामेंटली। अब देखो, इंडिया इन सभी इक्विपमेंट को बना सकता है और उसके बाद हम इसे एशियन, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया चाहता है कि हम इलेक्ट्रोलाइजर्स और इसके पूरे सप्लाई चेन के नेटवर्क में, मतलब इसका जो पूरा इंफ्रा है उसमें एक सप्लाई चेन हब बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के तहत। एस्टिमेशन है कि 2030 तक इंडिया का जो मार्केट है वो 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अब देखो, 36 बिलियन डॉलर रीजनल का ये जो वैल्यू का रीजनल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट मार्केट है हम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि 9 से 13 बिलियन डॉलर का डोमेस्टिक इक्विपमेंट मार्केट साइज भी हम गेन कर लेंगे, एंड दैट टू इन नेक्स्ट 7 ईयर्स। आने वाले 7 सालों में हम ये कर पाएंगे। मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइजर स्टेक्स, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइजर एक्चुअली में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता है, इसका पूरा सेटअप हमारे मार्केट का 34% कवर करेगा। और जो बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट है, बाकी का जो पूरा इंफ्रा जो मैंने आपको दिखाया, इसमें एक्चुअली में बहुत तरीके के सपोर्टिंग और ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी एक पावर प्लांट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो जो बाकी का इंफ्रा मैंने आपको बताया, वो लगभग 62% हमारा मार्केट शेयर कवर करने वाला है। और इसमें कुछ इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे इंफ्रा को रन करेंगे, वो इस मार्केट शेयर का 4% कवर करेंगे। तो मतलब एक इवॉल्विंग मार्केट है, यू कैन से, ये जो पूरा हाइड्रोजन फ्यूल का मार्केट है। इंडिया रीजनल सप्लाई हब के तौर पे खुद को स्ट्रेंथन कर सकता है इंजीनियरिंग, डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर स्टेक्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग किया जाएगा। हमें इसके लिए कंप्रेसर चाहिए, स्टोरेज टैंक्स चाहिए, इंफ्रा चाहिए, सब कुछ की जरूरत हमें पड़ेगी। अब जो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि डिमांड बढ़े और आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स लगे उनसे फायदा हो। तो इसके लिए सरकार भी काफी ज्यादा इनकरेज्ड है और वो काम कर भी रही है। बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, दैट इज इंडिया हाइड्रोजन अलायंस। इंडिया हाइड्रोजन अलायंस एक इंडस्ट्री लेड कोलेशन है जो पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करता है। रिसर्च एजेंसीज होती हैं इसमें, थिंक टैंक होता है, मीडिया होता है। ये सभी लोग मिलकर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के साथ इंगेज करते हुए हाइड्रोजन इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। IH2 एक कमिटेड है कि हम नेशनल भारत H2 रोड मैप तैयार करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि जो नेशनल रीन्यूएबल और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान है हम उसे पूरा कर सकें। और इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन पाथवे है जहां पे हम कार्बन एमिशन को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। देखो, नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम कार्बन का एमिशन करेंगे ही नहीं, बल्कि जितना हम एमिशन करेंगे उसको हम कंपनसेट करने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की भी कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब होगा नेट जीरो, तो उसमें भी हमें इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तो पूरा मामला हमने इंडिया के इस कार्बन या H2 फ्यूल के बारे में देख लिया।
हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडियन गौर के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में नीलगिरी रीजन में मरा हुआ पाया गया। इंडियन गौर एक जो कुंधा रेंज है नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन का, वहां पर मरा हुआ पाया गया है। अब इसी रेफरेंस में इंडियन गौर, जिसे हम लोग बिसन भी बोलते हैं, वो न्यूज में आ गया। इसका साइंटिफिक नाम है बॉस गौरस। ये इंडिया में जो कई सारे बोवाइन की स्पीसीज पाई जाती हैं उनमें लार्जेस्ट है। बोवाइन मवेशी होते हैं जिसमें गाय भैंस वगैरह आती हैं, तो बोवाइंस की एक प्रजाति है इंडियन गौर या फिर बिसन। गौर्स इन जनरल आपको फॉरेस्टेड हिल्स में मिलेंगे, मतलब ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पे जंगल हो, घास हो। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये मिलते हैं। ये आपको इंडिया में, चाइना में, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में मिल जाएंगे। जो वेस्टर्न घाट है सदर्न इंडिया का, वहां पे काफी एक्सटेंसिव एक्सटेंट में आपको गौर मिलते हैं। पर्टिकुलरली वेनाद, नागरहोल, मुदुमलाई, बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में यहां पर आपको ये मिलेंगे। गौर के बारे में बात करते हैं तो ये स्टेट एनिमल है, गोवा का भी और बिहार का भी। IUCN का स्टेटस इनका वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। मतलब इन्हें हाईएस्ट लेवल का जो प्रिजर्वेशन है वो देने की कोशिश की गई है, बचाने की कोशिश की जाती है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो NCLT और NCLAT के बारे में है। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझिए, फिर समझेंगे कि ये है क्या चीज। सुप्रीम कोर्ट ने अभी शो कॉज नोटिस दिया हुआ है 2 नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को। होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है, तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, और अगर आप इनके जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हो तो आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। तो एक्चुअली में फिनोलेक्स केबल्स कंपनी का एक केस था। पहले वो NCLT में गए थे, वहां से डिससेटिस्फाइड थे, तो वो चले गए थे NCLAT में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और वहां पर जो उनका जजमेंट था उसके अगेंस्ट में, मतलब वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अभी जो चल रहा है ना उसको एकदम स्टेटस को पे रखो, कोई भी चेंज मत करो। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना कुछ जजमेंट या अवार्ड दे दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट था, जब उन्होंने कहा कि जो भी चल रहा है उसको चुपचाप वैसे ही चलने दो, स्टेटस को मेंटेन करो। लेकिन उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया नहीं। तो जब उन्होंने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया तो ये जो फिनोलेक्स केबल के लॉयर्स थे, ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा देखिए हुजूर, आपने जो बोला था स्टेटस को वाला बात, इन लोगों ने माना नहीं। तो वकील लोग आग लगाने में तो आगे होते ही, इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कंप्लेन कर दी NCLAT की, तो उनके खिलाफ सो कॉज नोटिस आ गया। तो मामला एकदम सिंपल है। आपका अगर कोई केस है तो पहले NCLT में जाओ, NCLT से डिससेटिस्फाइड हो तो NCLAT में जाओ, और यहां से भी डिससेटिस्फाइड हो तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। यही पूरा प्रोसेस है। तो NCLAT में केस था, फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन NCLAT ने अवार्ड दे दिया। तो यहाँ पे लॉयर्स ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉज नोटिस दे दिया 2 मेंबर्स को। एक जुडिशियल मेंबर है, एक टेक्निकल मेंबर है। तो ये पूरा मामला है। अब NCLT के बारे में पहले बात करते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ही काम करते हैं लिमिटेड अथॉरिटी में। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत इनको स्टैब्लिश किया जाता है। कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स को ये हैंडल करते हैं कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हुए। इसमें होते हैं एक प्रेसिडेंट, एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है अभी आगे देखेंगे। और इन सभी लोगों को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फैक्ट फाइंडिंग पर फोकस करते हैं और एविडेंस गैदरिंग पर कि क्या सही बातें हैं, और ये किसी भी कंपनी के केस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को समस्या है NCLT के डिसीजन से तो चले जाओ NCLAT में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब आप NCLAT में जाते हो तो ये क्या है, इसे स्टैब्लिश किया जाता है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 410 के तहत। ये NCLAT के डिसीजंस को अपील के तौर पे सुनता है, उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधारता है। यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने केस को लेके गया है तो देखो आप NCLT का डिसीजन लेके जा सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो इंडिया का है उसका अगेंस्ट में भी केस आप वहां लेके जा सकते हो, और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में भी NCLAT में केस सुना जा सकता है। अगर आपको यहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी एक चेयरपर्सन, एक जुडिशियल मेंबर, एक टेक्निकल मेंबर होते हैं। NCLAT की 2 बेंचेस हैं, एक न्यू दिल्ली में है और दूसरी चेन्नई में है। अब देखो जो NCLT या NCLAT के मेंबर्स होते हैं उनकी उम्र कम से कम 50 साल होनी चाहिए। जो जुडिशियल मेंबर होते हैं वो या तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रह चुके हों कम से कम 5 साल, या उनके पास 10 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो। टेक्निकल मेंबर की बात करते हैं तो उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर कंपनी सेक्रेटरी। ये एक्सपीरियंस उनके पास है तो वो बन सकते हैं टेक्निकल मेंबर। तो ये तो पूरा मेंबर्स का क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे देखा ना। हमारा अगला आर्टिकल नए IMPS मनी ट्रांसफर रूल के बारे में है। देखो NPCI जो है
वो अभी कंसीडर कर रहा है कि हो सकता है आईएमपीएस के रूल्स में चेंज किया जाए। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जिसे फैसिलिटेट करने का काम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसके जरिए आप तुरंत अपना जो पैसा है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा बवाल रहता है। बवाल ऐसे रहता है कि आपको किसी भी बैंक अकाउंट को पहले अटैच करना पड़ता है। रिसिपिएंट का नंबर, उसका अकाउंट नेम पहले आप ऐड करते हो। ऐड करने के बाद ही आप जो आईएमपीएस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार इस अकाउंट को ऐड करने में 4 घंटे का समय लग जाता है। और अगर आप एसबीआई की बात करो तो वो केवल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ही अकाउंट को ऐड करने की सुविधा देते हैं। आपने 8 बजे के बाद अगर ऐड किया तो फिर आप अगले दिन 6 बजे के बाद ही पेमेंट कर पाओगे। मतलब ये तो 24 घंटे का टाइम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कई बार तो 24 घंटे लग जाते हैं आपको अकाउंट ऐड ही करने में, उसके बाद आप पैसे ट्रांसफर कर पाते हो। तो 4 घंटे से 24 घंटे तक का समय कई बार लग जाता है अकाउंट ऐड करने में। और उसके बाद भी अकाउंट ऐड हो जाने के बाद आप नेक्स्ट, कई अलग अलग बैंक का सिस्टम होता है, 24 घंटे तक 50,000 ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब सिस्टम होता है। उसके बाद आपको जो ट्रांसफर करना है करो। तो अभी एनपीसीआई रूल्स में थोड़े चेंजेस करने वाली है, और चेंज ये हो सकता है कि आप बिना किसी के बैंक अकाउंट को ऐड किए 5 लाख रुपए तक भेज सकते हो। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो आईएमपीएस को इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो जाएगा और इसका इस्तेमाल थोड़ा तेज भी हो जाएगा। तो आईएमपीएस 24/7 डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर सिस्टम अवेलेबल करवाता है। सेंडर और रिसिपिएंट पैसा तुरंत सेटल कर सकते हैं। आईएमपीएस का इस्तेमाल आप इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग ऐप से, बैंक की ब्रांचेस, एटीएम, एसएमएस और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम से भी कर सकते हो। दुनिया चौथा देश है जो आईएमपीएस की सर्विसेज लोगों को दे रहा है। इंडिया में आईएमपीएस की सर्विस 2010 में अवेलेबल करवाई गई थी। 3 देश इसके पहले साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और यूके थे। उसके बाद चौथा इंडिया बना और इंडिया ने 2010 में आईएमपीएस की सर्विस हमारे लिए अवेलेबल करवा दी। यहाँ पे देखिए, जो एनपीसीआई है, जो चेंज वो प्लान कर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि वो आईएमपीएस ट्रांजेक्शन को सिंपल बनाना चाहते हैं कि आप केवल बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, बैंक नेम इस्तेमाल करके आराम से ट्रांजेक्शन कर लो। कम से कम 5 लाख तक का रियल टाइम बेनिफिशियरी का जो नाम है उसे वैलिडेट कर लिया जाएगा पेमेंट एक्सपीरियंस के लिए, और ऐसा करते वक्त आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इससे आईएमपीएस काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं वही बहुत ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जिसको बड़ा करना है वो ऐड करे अकाउंट, जिसको बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करने वो क्यों अकाउंट ऐड करे, वो आराम से कर ले। तो इससे काफ़ी आसान हो जाएगा ये सारा ट्रांजेक्शन। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इस बारे में है कि इजिप्ट और बाकी अरब कंट्रीज आखिर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को क्यों नहीं ले रही हैं, जबकि लगातार अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा और वहां पे लगभग 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग फंसे हुए हैं। इजिप्ट और जॉर्डन ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि वो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे गाजा से। क्यों नहीं लेंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी अटैक होता है किसी भी ऐसी टेरिटरी के ऊपर जहां पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं तो इजराइल उसे कब्जा लेता है। और अगर उन्होंने ये जो पूरा गाजा स्ट्रिप का रीजन है वहां से पैलेस्टीनियन को, या तो आप इस मैप में देखो, ये है जॉर्डन, ये लोग अगर यहां से या तो इजिप्ट में चले जाएं या फिर यहां से जॉर्डन में आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा एरिया हो जाएगा खाली। और जब ये हिस्सा खाली हो जाएगा तो इजराइल इसको कब्जा लेगा। और उसके बाद जो उनकी एक डिमांड है कि वो एक सेपरेट पैलेस्टीनियन स्टेट बनाएंगे, वो डिमांड और कमजोर हो जाएगी। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किस बात का पैलेस्तीन बनाओगे? तो लोगों का रहना तो जरूरी है ना। 1948 में भी इजराइल ने ये किया था, 1967 के वॉर में भी उसने ये किया था। वो उन सभी जगहों पर जहां पर अटैक करता है पैलेस्तीन को वहां से निकाल देता है और उसके बाद वो एरिया उसका हो जाता है। और अगर यहां पर भी यही हुआ कि ये सारे पैलेस्टीनियंस भाग के या तो सिनाई पेनिनसुला में चले गए या फिर जॉर्डन में चले गए, तो वो एरिया तो खाली हो जाएगा ना। और वो खाली हो जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो इजराइल ऑक्यूपाई कर लेगा गाजा, इस बात का तो डर है ही। ये भी है इजिप्ट को कि अगर मान लीजिए कई सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला में, तो यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन एक्सोडस हो रहा है सिनाई पेनिनसुला में, जो पीस ट्रीटी है इजराइल की जो 1979 में साइन की गई थी, वो भी जियोपार्डाइज होगी। और हो सकता है कि ये जो लोग हैं जिस सिनाई पेनिनसुला से ऑपरेट करना शुरू कर दे, और सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है, ये देखो ये पूरा सिनाई पेनिनसुला का हिस्सा इजिप्ट का, ये इजराइल के निशाने पे आ जाए। इसलिए भी इजराइल नहीं चाहता, इसलिए इजिप्ट नहीं चाहता कि जो गाजा के लोग हैं वो आके इजिप्ट में बसें। ह्यूमैनिटेरियन एड उसने दिया हुआ है, लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट रिफ्यूजीज नहीं लेना चाहते। तो 2 कारण हैं। पहला तो ये डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और दूसरा इजिप्ट को ये लगता है कि इससे वो और इजराइल आमने सामने आ जाएंगे और पैलेस्टीनियंस ऑपरेट करने लग जाएंगे सिनाई पेनिनसुला से। सो दीज आर द 2 रीजंस। चलिए, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्यूल सेल के बारे में है, 2015 में यूपीएससी ने पूछा था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है कि अगर प्योर हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे किया जाए तो जो फ्यूल सेल होता है वो हीट और वाटर को इमिट करता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। फ्यूल सेल का इस्तेमाल आप बिल्डिंग्स को पावर करने के लिए कर सकते हो, लेकिन छोटी डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर्स को नहीं। फ्यूल सेल जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो एसी करंट के फॉर्म में होता है।
बताइएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन तो यूपीएससी ने ही पूछा हुआ है। तो चलिए आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मिलेंगे आपसे कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।